इंडिया आपके साथ मैं दीपिका सिंह। चलिए करेंगे खबरों की शुरुआत बड़ी और अहम खबर के साथ, जहां कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी खबर है। आज आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी का कर्नाटक में रोड शो है। शिवमोगा ग्रामीण और नंजानगुडू में जनसभा को संबोधित किया जाएगा। लगभग दोपहर 10 बजे से 2:30 बजे तक ये रोड शो चलेगा। 10 किलोमीटर ये लंबा रोड शो होगा। पीएम का रोड शो, 2 जनसभाओं को भी संबोधित किया जाएगा। तो प्रधानमंत्री मोदी श्री कांतेश्वरम स्वामी मंदिर में भी पूजा अर्चना करेंगे, दर्शन करेंगे। आपको बता दें ये रोड शो जो है लगभग 2 दिन का रोड शो से माना जा सकता है, क्योंकि कल जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने रोड शो का किया था, 21 किलोमीटर की यात्रा की थी, इसके बाद आज 26 किलोमीटर की कल यात्रा की थी। उसके बाद आपको बता दें कि आज 10 किलोमीटर का रोड शो होगा। और इसी के साथ साथ यूं कहा जाए कि कर्नाटक में इस वक्त विधानसभा का जो चुनाव प्रचार है वो अंतिम चरण में है। और इसी को लेकर जो सत्ताधारी दल है, विपक्षी दल भी की बात की जाए, सभी अपनी कमर कस रहे हैं और इसी के साथ साथ प्रचार प्रसार में पूरी ताकत झोंक दी गई है। तो कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 में रण तैयार हो चुका है। आपको बता दें कि अंतिम प्रचार में जुटे हुए हैं। 8 मई की शाम थम जाएगा चुनाव प्रचार। जी हां, प्रचार के अंतिम दौर में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने पूरी ताकत झोंकी हुई है। पीएम मोदी के हाथों में बीजेपी के कैंपेन की कमान है। पीएम मोदी आज 10 किलोमीटर लंबा रोड शो करेंगे। 224 सीटों के लिए एक ही चरण में 10 मई को मतदान होना है। 9,17,000 से अधिक पहली बार मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। 13 मई को कर्नाटक चुनाव के नतीजे घोषित हो जाएंगे। पीएम मोदी ने रोड शो को लेकर निर्णय किया है। रोड शो को 2 भागों में बांटा गया है, जैसे कि हम आपको बता ही रहे हैं कि आज कर्नाटक में नीट की परीक्षा भी होनी है। रोड शो की वजह से छात्रों को कोई परेशानी ना हो, इसका भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। तो कुल मिलाकर देखा जाए, आज कर्नाटक में लगातार पीएम मोदी का दूसरी बार रोड शो है। कल आपको बता दें कि रोड शो निकाला गया था, आधी यात्रा को कल कंप्लीट किया गया था, उसे कवर किया गया। बाकी आज 10 किलोमीटर का रोड शो है। लगभग 17 विधानसभा क्षेत्रों से होकर ये रोड शो गुजरेगा, जिसका सीधा सीधा जो मकसद है वो ये होगा कि कहीं ना कहीं जो आम जनता है उसके बीच सरोकार बनाना है। तो फिलहाल तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कल की तस्वीरें हैं रोड शो की, जहां प्रधानमंत्री लोगों से मिले हैं, रूबरू हुए हैं, अभिवादन उनका स्वीकार किया है। और इस बीच आपको बता दें कि प्रधानमंत्री को देखने के लिए किस तरीके से लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी यहां पर देखने को मिला। तो कुल मिलाकर देखा जाए ये रोड शो की तस्वीरें हैं। फिलहाल आपको बता दें जो आज का जो कार्यक्रम रहेगा, श्री कांतेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। इधर कर्नाटक में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार लगातार जारी है। गृह मंत्री अमित शाह का आज रोड शो और जनसभा सुबह 10 बजे से शाम 5:30 बजे तक होगा। बेलगावी दक्षिण विधानसभा में रोड शो होगा। दोपहर 12:30 बजे अमित शाह पब्लिक मीटिंग अनकल विधानसभा में रोड शो करेंगे। तो फिलहाल आपको बता दें कि इस वक्त चुनाव प्रचार जो है वो थमने की कगार पर है। 8 मई को चुनाव प्रचार थम जाएगा। अपनी पूरी ताकत यहां पर बीजेपी के तमाम बड़े दिग्गज नेता इस वक्त सौंपे हुए हैं। तो फिलहाल कांग्रेस पर जमकर निशाना साधेंगे अमित शाह और लगातार चुनावी सभाओं को संबोधित किया जा रहा है। तो चलिए अमित शाह का कर्नाटक में कार्यक्रम क्या कुछ रहेगा ये भी आपको बता दें। सुबह 10 बजे से बेलगांव दक्षिण में विधानसभा में रोड शो होगा। सुबह 11:30 बजे, लगभग हम 12 बजे का समय से कह सकते हैं, जिसमें संगमेश्वर मंदिर में दर्शन पूजन होगा। दोपहर 12:30 बजे हंगड़ असेंबली में मीटिंग करेंगे, पब्लिक मीटिंग होगी। लगभग दोपहर 3 बजे की बात कर ली जाए तो चिक्का बल्लापुर में विधानसभा में रोड शो किया जाएगा। तो दोपहर 3 बजे आपको बता दें चिक्कालापुर में विधानसभा में रोड शो किया जाएगा। इसके साथ ही साथ शाम 4 बजे डोडाबल्लापुर में भी विधानसभा करेंगे रोड शो और शाम 5:30 बजे अनकल विधानसभा में रोड शो निकाला जाएगा। तो जैसा कि लगातार आपको बता रहे हैं कि अंतिम प्रचार में जुटे हुए हैं तमाम दिग्गज, चूंकि 8 तारीख को चुनाव प्रचार का जो शोर है वो थम जाएगा। अपनी पूरी ताकत यहां पर बीजेपी और कांग्रेस लगा रहे हैं।
इधर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का मिशन कर्नाटक है। आज जेपी नड्डा भी रोड शो करेंगे, बैठकें करेंगे। रोड शो के जरिए जेपी नड्डा, आपको बता दें कि शक्ति प्रदर्शन करने वाले हैं। सुबह 11 बजे से जेपी नड्डा के रोड शो के कार्यक्रम होने हैं। शुक्रवार को जेपी नड्डा ने कोप्पल में किया था संबोधन। आपको बता दें कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा था। कहा, आधे नेता जमानत पर, आधे जेल में, कांग्रेस ने विकास कार्यों पर ब्रेक लगा दिया है। तो फिलहाल आपको बता दें जेपी नड्डा का कर्नाटक में जो कार्यक्रम है लगातार 11 बजे से शुरू हो जाएगा। तमाम जो बीजेपी के दिग्गज हैं वो इस वक्त मैदान में डटे हुए हैं। चाहे बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कर ली जाए, अमित शाह की कर ली जाए या बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की, सभी आज चुनाव प्रचार करेंगे, रोड शो करेंगे, बैठकों का आयोजन किया जाएगा। तो कहीं कोई कसर न रह जाए, इसका पूरा ख्याल बीजेपी की ओर से रखा जा रहा है। चलिए अब जानिए जेपी नड्डा का आज का क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है। सुबह 11 बजे हरपनहल्ली हेलीपैड पर उनका आगमन होगा। इसके बाद लगभग 11:15 बजे से चुनावी प्रचार में जुट जाएंगे। विजयनगर में रोड शो होगा। दोपहर 1:15 पर बेल्लारी में रोड शो किया जाएगा। दोपहर 3:30 बजे कुदलीग में बैठक करेंगे, सार्वजनिक बैठक होगी। तो फिलहाल आपको बता दें कि लगातार मिशन कर्नाटक को फतह करने में बीजेपी इस वक्त जुटी हुई है। इस वक्त बीजेपी की सरकार जरूर है, लेकिन आंकड़े कुछ और बयां कर रहे हैं। कर्नाटक का जो इतिहास है वो कुछ और बता रहा है। कर्नाटक का इतिहास ये बताता है कि 35 साल के कर्नाटक इतिहास में अभी तक जो सरकारें हैं वो रिपीट नहीं हुई हैं। लेकिन बीजेपी की कोशिश यही रहेगी कि अब वापस से एक बार मिशन कर्नाटक को फतह करना है। तो फिलहाल इसको लेकर बीजेपी इस वक्त तैयार है। प्रचार प्रसार का आखिरी वक्त, आखिरी चरण चल रहा है। 8 मई को चुनाव प्रसार का जो शोर है वो थम जाएगा। चाहे बात हम कांग्रेस की कर लें, चाहे बीजेपी की कर लें। चलिए इसके साथ आपको ये भी बता दें कि मिशन कर्नाटक में कांग्रेस ने भी अपनी पूरी ताकत झोंकी हुई है। कर्नाटक के मुल्की में प्रियंका गांधी जनसभा करेंगी। जनसभा में 50,000 लोगों के पहुंचने की संभावना जाहिर की जा रही है। राहुल और प्रियंका गांधी एक संयुक्त रैली भी करेंगे। बेंगलुरु में शिवाजी नगर में दोनों नेता रैली करेंगे। तो कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने 3 मई को राज्य में चुनावी प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज भी किया था, निशाना साधा था। प्रियंका ने कहा था कि पीएम मोदी कहते हैं कि उन्होंने कर्नाटक को सबसे विकसित राज्य बनाने का सपना देखा था, जिसे उन्हीं की बीजेपी सरकार ने तोड़ दिया। तो बयानबाजी का दौर जो है वो इस वक्त अंतिम चरण पे कहा जा सकता है। इसके साथ आपको ये भी बता दें कि न सिर्फ प्रियंका गांधी चुनावी मैदान में, बल्कि सोनिया गांधी भी चुनाव प्रचार में जुट जाएंगी। और इसी के साथ साथ आपको ये भी बताना बेहद जरूरी हो जाता है कि 2019 के बाद से सोनिया गांधी ने कमान संभाली। हालांकि वो जो शेयर करेंगी इस वक्त मंच, वो अपने बेटे राहुल गांधी के साथ साझा करेंगी। तो फिलहाल आज राहुल गांधी का भी रोड शो होगा। इसी के साथ साथ प्रियंका गांधी भी लगातार इस वक्त व्यस्त हैं चुनाव प्रचार में। हम तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। कटाक्ष यहाँ पर बीजेपी पर साफ तौर पर करती नजर आ रही हैं। हालांकि कांग्रेस को बहुत उम्मीदें इसलिए भी हो जाती हैं कि जिस तरीके से आंकड़े बता रहे हैं, जिस तरीके से इतिहास बता रहा है, तो कांग्रेस को पूरी उम्मीद है कि इस बार जो सरकार है वो कांग्रेस की आएगी। लेकिन जिस तरीके से अपना मैनिफेस्टो कांग्रेस ने जारी किया, कहीं ना कहीं विवादों में जरूर घिर गई। तो कर्नाटक विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही दिन शेष है। कर्नाटक में 10 मई को चुनाव होने हैं। इसके नतीजे 13 मई को घोषित हो जाएंगे। इसके पहले चुनावों को लेकर सियासत भी तेज है। मतदाता सूची के मुताबिक कर्नाटक की 112 विधानसभाओं की सीटों के नतीजों को महिला शक्ति सीधे सीधे प्रभावित करने वाली है। ऐसे में इस बार सरकार बनाने में महिलाएं अहम भूमिका निभाने वाली हैं। इन सीटों में महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों से अधिक है और इन्हीं महिला वोटरों को अपने पाले में करने के लिए राज सत्ता के लिए वेटिंग में चल रही कांग्रेस कर्नाटक ने अपनी स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी को चुनाव मैदान में उतारा है, जो कर्नाटक के रणों में कड़ी मेहनत भी कर रही हैं। तो यूपी चुनाव में कांग्रेस नहीं थी स्टेक होल्डर। यूपी चुनाव में प्रियंका ने कड़ी मेहनत भी की थी और यही कड़ी मेहनत जो है वो कर्नाटक चुनाव में कहीं ना कहीं नजर आ रही है। विधानसभा चुनाव में बहुत मेहनत की, बहुत अच्छे मुद्दे उठाए। हालांकि मैं निजी तौर पर मानता हूं कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, चुनावी नारा नहीं है, ये महिला सशक्तिकरण का एक सोशल नारा हो सकता है, इस पर चुनाव नहीं लड़ सकते। लेकिन कर्नाटक में जिस तरह से प्रियंका गांधी ने जाके कमान संभाली है और उन्हें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से करीब 30 विधानसभा में सघन प्रचार करके
कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है और उन्होंने महिलाओं से जुड़े हुए मुद्दे जो उठाए हैं, जो महिलाओं को मजबूत बनाने वाले मुद्दे हैं, चाहे वो 2,000 रुपये महीना भत्ता देने वाला हो या ट्रांसपोर्ट में फ्री करने वाला हो, तो ये महिलाओं को अपील करता है और ख़ासकर उन महिलाओं को जिन्हें अपने काम काज से बाहर जाना पड़ता है। अगर उन्हें आप ट्रांसपोर्ट फ्री कर देंगे तो कम से कम मान कर चलिए कि साहब एक दिन में 100 रुपये की बचत तो एक महिलाओं के लिए बहुत बड़ा सम्मान है और बहुत उनका फ़ायदा है। ये दिल्ली से उन्होंने आइडिया लिया है, दिल्ली में जब से केजरीवाल ने किया है तो महिलाओं काफ़ी खुश हैं और हर चुनाव में महिला वोटर एक बहुत बड़ा टारगेट ऑडियंस पॉलिटिकल पार्टी के लिए होती हैं। तो मुझे लगता है कि प्रियंका गांधी जो महिलाओं के बीच कोशिश कर रही हैं और चूँकि इससे पहले कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार रह चुकी थी तो वहाँ इस कांग्रेस का इन मुद्दों का कांग्रेस को फायदा होगा। वहीं इसके पहले आपको बता दें कि कर्नाटक में 2018 में हुए विधानसभा चुनावों के दौरान कुल 67 विधानसभा क्षेत्रों में महिला वोटरों की संख्या सबसे ज्यादा थी और अब ऐसी सीटें 30% बढ़कर 112 हो गई हैं। जी हां, ऐसे में 224 सीटों के 50% सीटों पर महिला मतदाताओं की भूमिका इस बार के चुनावों में अहम होने वाली है और इसी वोट बैंक को साधने की कोशिश में प्रियंका गांधी जी जान से जुटी हुई हैं। अपने घोषणा पत्र में 5 गारंटी का जो वादा किया गया है उसमें एक ये भी है कि जो कामकाजी महिला होंगी या महिलाएं होंगी उनको यात्रा जो है बसों में वो सुविधा फ्री दी जाएगी। तो गृह ज्योति, गृह लक्ष्मी, अन्नभाग्य, युवा निधि और शक्ति, जी हाँ, और कई विधानसभा क्षेत्रों में प्रियंका गांधी ने धुआंधार रैली की है, प्रचार प्रसार में जुटी हुई हैं। तो फिलहाल आपको बता दें कि जो महिला मतदाता हैं उनको रिझाने की कोशिश पूरी की जा रही है कांग्रेस की ओर से। प्रियंका गांधी इस वक्त जी जान से जुटी हुई हैं। प्रियंका गांधी को वहाँ जिम्मेदारी दी गई है। प्रियंका गांधी तो इंचार्ज कर्नाटक की है नहीं, कर्नाटक के इंचार्ज तो रणदीप सिंह सुरजेवाला है और सुरजेवाला राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों के बहुत करीबी माने जाते हैं। राहुल गांधी का तो वो राइट हैंड माने जाते हैं और हिमाचल प्रदेश में ये प्रयोग किया गया था कि पूरी जिम्मेदारी एक तरह से कैंपेन राजीव शुक्ला ने, वहाँ के प्रभारी जो थे, उन्होंने हिमाचल में पूरी जिम्मेदारी प्रियंका गांधी को सौंपी थी और उसका वहाँ कांग्रेस को फायदा हुआ। हालांकि वहाँ है कि भाई एक बार कांग्रेस और एक बार बीजेपी की सरकार बनने की प्रथा थी, उसी परंपरा को वोटरों ने आगे रखा है। लेकिन कर्नाटक में चूंकि पिछली बार जनादेश कांग्रेस और जेडीएस को मिला था, क्या ये नहीं कह सकते जनादेश मिला था, दोनों की मिलीजुली सरकार बनी थी और उस सरकार को बीजेपी ने ऑपरेशन लोटस के तहत गिरा दिया, अपनी सरकार बना ली। तो उस मुद्दे को कांग्रेस भुनाने की कोशिश कर रही है। फाइट में कांग्रेस है, अच्छी मजबूत स्थिति में है। जो सर्वे वहाँ के आ रहे हैं, चुनावी सर्वे, उसके मुताबिक कांग्रेस बढ़त बनाए हुए है। तो ऐसी स्थिति में प्रियंका गांधी उस जो बढ़त बनी हुई है उस बढ़त को रफ्तार देंगी। तो जाहिर सी बात है, हर पार्टी में होता है कि जो पार्टी का खास नेता होता है उसी के सर पे सेहरा बांधा जाता है। वो एक शेर है कि जंग में शहीद सिपाही होंगे, सुरखरू जिल्ले इलाही होंगे। इधर बताया जा रहा है कि महिलाओं ने वोट बढ़ने वाली सीटों के कुल 34 जिले हैं, इसमें से 28 ग्रामीण इलाके में हैं और कांग्रेस ने महिला मुखिया को हर महीने 2,000 रुपए देने का ऐलान भी किया है। वहीं महिलाओं के लिए राज्य भर में सरकारी बसों में टिकट फ्री करने का भी ऐलान किया गया है। कांग्रेस के बड़े नेताओं का कहना है कि पार्टी शुरू से ही महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देती है और बिना महिलाओं के विकास के समाज की तरक्की संभव नहीं। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ के तहत कांग्रेस पार्टी कर्नाटका में महिलाओं की बात और महिलाओं की भागीदारी की बात लगातार कर रही है। इसी के तहत कर्नाटका चुनाव की घोषणा में कांग्रेस पार्टी ने अपना पिटारा महिलाओं के लिए खोल दिया है। हालांकि इस अभियान के तहत उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को तो कोई ज़्यादा फायदा नहीं हुआ था, पर कर्नाटका में महिलाओं से खासतौर पर कांग्रेस पार्टी को उम्मीदें ज़्यादा है। इसीलिए महिलाओं के लिए बस की सुविधा फ्री हो या फिर 2,000 रुपये नगद देने की बात वो कांग्रेस पार्टी कर रही है। अब देखना ये होगा कि महिलाओं के लिए किए गए घोषणाओं से कांग्रेस पार्टी को कर्नाटका विधानसभा चुनाव में कितना फायदा मिलता है। कैमरामैन गोपाल के साथ रवि सर्राफ, न्यूज इंडिया, दिल्ली। फिल्म द केरल स्टोरी को लेकर घमासान मचा हुआ है। एक तरफ मुस्लिम संगठन फिल्म का विरोध कर रहा है तो दूसरी ओर सियासी मैदान में भी इस फिल्म पर सियासत लगातार जारी है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। फिल्म द केरल स्टोरी की एंट्री केरल से निकलकर कर्नाटक चुनाव में हो गई है।
एक जनसभा के दौरान पीएम मोदी ने द केरल स्टोरी का जिक्र किया। कर्नाटक चुनाव में द केरला स्टोरी की भी एंट्री हो गई है। बेल्लारी की जनसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका जिक्र किया और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं ने ट्वीट कर इसे चुनावी मुद्दे की ओर मोड़ दिया है। अब कर्नाटक चुनाव में द केरला स्टोरी भी चुनावी मुद्दे के तौर पर आ गई है। पीएम मोदी ने कहा, आतंकी साजिश पर बनी फिल्म द केरल स्टोरी इन दिनों काफी चर्चा में है। कहते हैं केरला स्टोरी सिर्फ एक राज्य में हुई आतंकी साजिशों पर आधारित है। देश का इतना खूबसूरत राज्य जहां के लोग इतने परिश्रमी और प्रतिभाशाली होते हैं, उस केरल में चल रही आतंकी साजिश का खुलासा इस फिल्म में किया गया है। बीते कुछ वर्षों में आतंक का एक और स्वरूप, भयानक स्वरूप पैदा हो गया है। स्नेहतिरे, बम, बंदूक और पिस्तौल की आवाज तो सुनाई देती है, लेकिन समाज को भीतर से खोखला करने की आतंकी साजिश की कोई आवाज नहीं होती। कोर्ट तक ने आतंक के इस स्वरूप पर चिंता जताई है। ऐसी ही आतंकी साजिश पर बनी फिल्म केरला स्टोरी, ये केरला स्टोरी की इन दिनों काफी चर्चा है। कहते हैं केरला स्टोरी सिर्फ एक राज्य में हुई आतंकवादियों की छद्म नीतियों की साजिशों पर आधारित है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस आज समाज को तहस नहस करने वाली इस आतंकी प्रवृत्ति के साथ खड़ी नजर आ रही है। इतना ही नहीं, ऐसी आतंकी प्रवृत्ति वालों से कांग्रेस पिछले दरवाजे से राजनीतिक सौदेबाजी तक कर रही है। कर्नाटक के लोगों को इसलिए कांग्रेस से सावधान रहने की जरूरत है। ये लोग फिल्म पर रोक लगाने की कोशिश कर रहे हैं। जब मैं कांग्रेस को ऐसा करता देखता हूँ तो मुझे आश्चर्य होता है। फिलहाल फिल्म द केरल स्टोरी को लेकर इन दिनों घमासान मचा हुआ है। देश भर में ये फिल्म प्रदर्शित हो गई है। फिल्म में दावा किया गया है कि दूसरे धर्म की महिलाओं का जबरन इस्लाम में धर्म परिवर्तन कराया गया और उन्हें आईएसआईएस में भर्ती करवाया गया। कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस और जेडीएस लगातार महंगाई, भ्रष्टाचार, तमाम ऐसे मुद्दों को उठाकर भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने लगातार चुनावी मुद्दों के इतर बजरंगबली से लेकर अब द केरला स्टोरी की भी एंट्री करा दी है। निश्चित तौर पर ये चुनाव मुद्दों के साथ साथ भावनाओं से भी जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। न्यूज इंडिया के लिए कैमरा पर्सन उपेंद्र रावत के साथ अजय पीयूष शुक्ला, नई दिल्ली। चलिए, इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। यूपी निकाय चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार लगातार जारी है। सीएम योगी आदित्यनाथ आज कई जनसभाओं को करेंगे, जिसमें अलीगढ़, बदायूं, शाहजहांपुर और बरेली में जनसभाओं का कार्यक्रम है। जनसभा के जरिए विपक्षियों पर साधा निशाना जाएगा और मेयर समेत प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे जाएंगे। तो आपको बता दें, इस वक्त सीएम योगी की कई योजनाएं हैं, कई जनसभाएं हैं। आज नगर निकाय चुनाव का दूसरे चरण का मतदान होना है। इसी को लेकर प्रचार प्रसार में जुटेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। जनसभा के जरिए विरोधियों पर निशाना साधा जाएगा। इसी के साथ साथ मेयर समेत तमाम प्रत्याशियों के पक्ष में वोट की अपील की जाएगी। तो यूपी निकाय चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार लगातार कर रहे हैं और इसी को लेकर आज कई जनसभाएं सीएम की हैं। तो सीएम योगी की आज कई जनसभाएं हैं। आपको बता दें कहां-कहां ये जनसभाएं और होंगी। अलीगढ़, बदायूं, शाहजहांपुर और बरेली में जनसभा होगी, जहां प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया जाएगा। सीएम सुबह योगी आदित्यनाथ सुबह की बात कर ली जाए, लगभग 11:25 पर अलीगढ़ में
जनसभा करेंगे। दोपहर 12:55 पर बदायूं में जनसभा को संबोधित किया जाएगा। लगभग दोपहर 2:25 पर शाहजहांपुर में जनसभा होगी। इसी के साथ साथ दोपहर 3:50 पर बरेली में जनसभा को संबोधित किया जाएगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए, सीएम योगी आदित्यनाथ नगर निकाय चुनाव के लिए जी जान से जुटे हुए हैं। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि न सिर्फ सीएम यहां प्रचार प्रसार कर रहे थे, बल्कि कर्नाटक भी वहां पहुंचे थे। कर्नाटक में भी उन्होंने प्रचार प्रसार की कमान संभाली थी। चूंकि फायर ब्रांड नेता के तौर पर बीजेपी में उनकी पहचान होती है और इसी को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ को हर जगह स्टार प्रचारक के रूप में जगह जरूर दी जाती है। फिलहाल अपने प्रदेश का चुनाव है, तो यहाँ पर जीजान से इस वक्त योगी आदित्यनाथ जुटे हुए हैं। इधर बड़ी खबर है दिल्ली से। दिल्ली के जंतर मंतर से बड़ी खबर, पहलवानों के समर्थन में किसान संगठन आ गए हैं। जी हां, जंतर मंतर पर किसान धरना प्रदर्शन करेंगे। कई राज्यों से बड़ी संख्या में किसानों के पहुंचने की खबरें अब आ रही हैं। आपको बता दें, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, राजस्थान से भी किसान प्रवेश करने वाले हैं। बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एक्शन की मांग लगातार की जा रही है और इसी को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। तो फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बता दें, पहलवानों के प्रोटेस्ट में खाप की एंट्री क्यों हो रही है, सवाल अब कई खड़े हो रहे हैं। क्योंकि जैसे जैसे ये प्रोटेस्ट आगे बढ़ रहा था, कहा जा रहा था कहीं ना कहीं ये प्रोटेस्ट जो है वो राजनीतिक रंग ले लेगा। कांग्रेस ने अपनी एंट्री करवाई है। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि ममता बनर्जी भी साथ देने की बात कर चुकी हैं। तो फिलहाल आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही इस याचिका को खारिज कर दिया गया। चलिए, अब ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि पहलवानों के प्रोटेस्ट में खाप की एंट्री आखिरकार क्यों हो रही है। तो आपको बता दें, पहलवानों के प्रदर्शन की किसान आंदोलन से तुलना की जाने की बड़ी वजह है धनखड़ खाप के चीफ ओम प्रकाश धनखड़ के बयान में। जी हाँ, कहा क्या गया है, अगर सरकार हमारी बेटियों को इंसाफ दिलाने में फेल रहती है तो हम हरियाणा, यूपी, राजस्थान और दूसरे राज्यों में हाईवे ब्लॉक कर देंगे। हमारी बेटियों की प्रतिष्ठा की लड़ाई है, जिन्होंने पूरे देश का मान बढ़ाया है। बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई है। बीजेपी महिला पहलवानों को सम्मान नहीं दे पा रही। वोट बैंक के लिए वह एक आरोपी को बचा रही है। दिल्ली में अलग अलग राज्यों की भी खापों की बैठक होगी। तो कुल मिलाकर देखा जाए, जिस तरीके से हम बता रहे हैं कि पूरा जो प्रोटेस्ट है पहलवानों का अब राजनीतिक रंग लेता जा रहा है, क्योंकि तमाम पार्टियां बारी बारी से अपनी एंट्री करा रही हैं। तो फिलहाल कांग्रेस की बात कर ली जाए, जहां प्रियंका गांधी मिलने पहुंची थी। इसके बाद आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेता पहुंचे थे। इसके अलावा आपको याद होगा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी ट्वीट कर अपनी सहमति जाहिर की थी। फिलहाल इन सब के बीच जानना भी बहुत जरूरी है कि जिस तरीके से याचिका लगाई गई थी, उस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, यदि आपको कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, तो आप हाईकोर्ट में निचली अदालत जाएं, वहां अपनी याचिका लगाएं। इस बीच बड़ी खबर मणिपुर से है। मणिपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि चुराचांदपुर में आज कर्फ्यू से थोड़ी राहत जरूर मिल जाएगी। सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक ढील दी गई है। सीएम एन बीरेन सिंह ने जानकारी दी है कि कर्फ्यू में आंशिक रूप से ढील दी गई है। इधर कानून व्यवस्था की स्थिति में कहा जा रहा है कि सुधार की स्थिति है। तो बीते 4 दिन से तनाव और हिंसक माहौल के बीच मणिपुर में आज कुछ दिन राहत देने वाला जरूर दिखाई देने वाला है। तो मणिपुर के चुराचांदपुर जिले में कर्फ्यू को थोड़ी ढील जरूर दी जाएगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटूंगी मैं कुछ और खास खबरों के साथ। आप बने रहिएगा।